पहला प्रश्न देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, डैश साम्राज्य का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन काल में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं। कुषाण, गुप्त, मौर्य और चोल। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश ऐसा शासन पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन काल में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं। मौर्य वंश के बारे में देखते हैं। मौर्य वंश का शासनकाल 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक चला। इसमें की जो शासक आए हैं उनको देखते हैं। और मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। क्या थी मौर्य वंश की राजधानी? तो वो थी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। और इसका जो शासनकाल था वो 323 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को जो उपाधि दे रखी थी वो सेंड्रोकोटस की उपाधि दे रखी थी। किसकी उपाधि दे रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को? तो वो सेंड्रोकोटस की उपाधि दे रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आता है। बिंदुसार जिसका शासनकाल था 298 ईस्वी पूर्व से 275 ईस्वी पूर्व तक। और चंद्रगुप्त बिंदुसार ने अपने आप को उपाधि दे रखी थी अमित्रघात की। किसकी? अमित्रघात की उपाधि दे रखी थी बिंदुसार ने। बिंदुसार के बाद आता है अशोक। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था वो अपनी चरम सीमा पे था। मतलब कि जो मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ वो अशोक के समय में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। और अशोक का शासनकाल क्या था? तो अशोक का शासनकाल था 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक। और अशोक ने एक लड़ाई लड़ी थी, कलिंग का युद्ध, जो कि 261 बीसी में लड़ा गया था। अशोक ने अपने आप को उपाधि दे रखी थी बुद्ध शाक्य की। किसकी? बुद्ध शाक्य की। और देवनाम प्रिय दर्शनम की उपाधि दे रखी थी अशोक ने अपने आप को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये सीरीज आप लोगों की एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है, जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो आप लोग इस सीरीज के साथ जरूर जुड़ें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके इस क्लास का। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? 1989, 1967, 2014 और 1999। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1989 को सांची को विश्व धरोहर यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। सांची जो कि बुद्ध संरचनाओं से के लिए जाना जाता है। और सांची कहाँ पे स्थित है? तो सांची स्थान है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के सांची स्थान पर स्थित है। सांची स्तूप मुख्यतः बुद्ध संरचनाओं के लिए जाना जाता है और ये मौर्य काल में बनवाया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप है। कॉर्पोरेट ट्रेड शेड्यूल, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, कैश ट्रांजैक्शन स्क्रूटनी, क्रेडिट ट्रांसफर स्टेटमेंट। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा चेक ट्रैकेशन सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष डैश में पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। 2014, 2018, 2015 और 2019। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 2018। तो जो इम्फाल में केंद्रीय विश्वविद्यालय ये 2018 के में एक अधिनियम पारित किया गया था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार की कीट नियंत्रण, फसलें की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? घास विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, कोशिका विज्ञान और कृषि विज्ञान। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कृषि विज्ञान। मृदा प्रबंधन से और फसल चक्र से संबंधित जितनी भी चीजें आप लोगों से पूछी जाए वो सारी कृषि विज्ञान से संबंधित है। या कीटनाशक दवाइयां हैं, ये सारी चीजें कृषि विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और परिस्थिति स्थिरता के लिए
संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया डैश कहलाती है। सामाजिक स्थिरता, स्थायी विकास, सामाजिक विकास और पारिस्थितिकी विकास। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी विकास ये स्थिति कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डैश में हुई थी जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी थी। 1968 में, 1968 में, 1958 में और 1948 में। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1968। ओपन एरा की शुरुआत 1968 में हुई थी। इसमें जो टेनिस के प्रोफेशनल खिलाड़ी थे और जो टेनिस के नए खिलाड़ी थे उनके साथ खेलने के लिए ये ओपन एरा की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेबेंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? त्रिपुरा, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा। जो लेबोंग बुमनी नृत्य है ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है। और त्रिपुरा के कुछ और महत्वपूर्ण लोक नृत्य देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला है होजागिरी। कौन सा है? पहला है होजागिरी लोक नृत्य, होजागिरी लोक नृत्य। दूसरा है बिजहू। कौन सा है दूसरा? दूसरा है बिजहू। तीसरा लोक नृत्य है संगराई। कौन सा है? संगराई। और चौथा हो गया आपका लेबेंग बुमनी। ये चारों आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं लोक नृत्य जो कि त्रिपुरा से संबंधित हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, विवेक देबरॉय, अभिषेक मुनि संघवी, नरेंद्र मोदी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी से संबंधित जितनी भी बुक्स हैं उनके लास्ट में वॉरियर्स जरूर लगा होगा। ये आपको एक हिंट देते हैं, वॉरियर्स की जितनी भी पुस्तक लिखी गई हैं वो नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लिखी गई हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में हम कवर करेंगे 4 से 5 इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि हम हर क्वेश्चन में जो पिछली सीरीज है उनमें भी कवर करते आ रहे हैं। तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट बुक का सेक्शन यहाँ से पूरा फिनिश हो जाएगा। तो पहला देखते हैं गीत गोविंद। पहली बुक कौन सी है? तो वो है गीत गोविंद। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जयदेव के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। अगली पुस्तक है पद्मावत। कौन सी है? पद्मावत। ये लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत पुस्तक लिखी गई है। अगली बुक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और ये पूछी भी जाती है बहुत। ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया ये बुक किसकी है? तो ये है E.M. फॉस्टर की। किसकी बुक है? E.M. फॉस्टर की ये बुक है। और अगली बुक है इंटरनल इंडिया। कौन सी है? इंटरनल इंडिया। ये किसकी पुस्तक है? इंटरनल इंडिया। तो इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंटरनल इंडिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 26, 19, 23, 22। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 23। मनुष्य के गुणसूत्रों के जो युग्म होते हैं वो 23 होते हैं। और गुणसूत्र होते कितने हैं? तो इसके ये डबल होते हैं 23, यानी कि 46 जो गुणसूत्र होते हैं वो मनुष्यों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में पदक विजेता के कोच को दिया जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो होगा वो द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोचों को दिया जाता है, कोच के द्वारा ये द्रोणाचार्य पुरस्कार लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपका करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पिछले वित्त वर्ष आवंटन के मुकाबले 2021-22 के बजट में रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? 7.4%, 5.8%, 6.1% और 4.3%। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो होगा 5.8%। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बजट में 5.8% रक्षा व्यय को बढ़ा दिया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? 1906 में, 1934 में, 1890 में और 1856 में। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो होगा 1856। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विलियम जॉस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बिलियार्ड, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, क्रिकेट। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बास्केटबॉल। विलियम जॉन्स कप जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी? महान स्नानागार, टावर, महल, मंदिर। तो मोहनजोदड़ो की जो संरचना मिली थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी महान स्नानागार। और मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार के साथ ही महान अन्नागार भी मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम था? मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, असम। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हरियाणा। हरियाणा का 2011 की जनगणना के हिसाब से जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम था। अब देखते हैं 2000 जनगणना के 11 का इम्पोर्टेंट डाटा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व जो किस राज्य का था? तो वो है बिहार का। अधिकतम जनसंख्या घनत्व कितना है? ये है 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। और भारत का जो घनत्व है ओवरऑल वो कितना है? तो वो है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये इंडिया का ओवरऑल है। और सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल का। अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पे है मिजोरम का जिसमें कि 52 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो उसमें आएगा दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली, जिसमें 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब देखते हैं लिंग अनुपात से संबंधित। अधिकतम लिंग अनुपात किसका है? तो पहले नंबर पर आता है केरल और दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। पहले नंबर पर केरल अधिकतम लिंग अनुपात में और दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। और सर्वाधिक लिंग अनुपात में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो वो है पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में लिंग अनुपात है। और लिंग अनुपातों में न्यूनतम सबसे किसका है? तो वो आएगा दमन और द्वीप का। किसका? दमन और द्वीप का। और सबसे कम जो लिंग अनुपात है वो किस राज्य का है? तो उसमें आएगा हरियाणा। अब देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर। तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो वो है केरल की, जो कि 94% है। 94% केरल की साक्षरता दर है। और न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? तो उसमें आएगा बिहार, जो कि है 61.8%। और केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है? लक्षद्वीप की 91.8%। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, शाह वंश। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा शाह वंश। खिज्र खां जो है वो शाह वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? शाहजहां, अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपए का सिक्का ही भारत में प्रथम बार ढाला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। हिरण्यगर्भ, संवत्सन, मेघाजनन और उपनयन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ से ही अनुष्ठान किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जाते हैं? खुदाई, ड्रिलिंग, उत्खनन, कोरिडलिंग
और विवृत खनन ओपन कास्ट माइनिंग और कंपूकी खनन सॉफ्ट माइनिंग। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा उत्खनन। उत्खनन से ही ये कुछ नजदीकी खनन होते हैं वो निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1700 में, 1500 में, 1600 में और 1800 में। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो कुछ सूरत में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी विवरण के विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान, छिपकली विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और निर्जाति विज्ञान। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जंतु विज्ञान। जितनी भी जीव जंतु हैं उनको जंतु विज्ञान में ही रखा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 80 लोकसभा सीटें हैं और ये सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किस अंग्रेज के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया गया था? महादेव देसाई, मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल और त्रिभुवन दास पटेल। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नो टैक्स कैंपेन का आवाहन किया गया था 1918 के खेड़ा बाढ़ के बाद। अगला प्रश्न है, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 नवंबर, 10 अक्टूबर, 14 सितंबर, 25 नवंबर। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 19 नवंबर, महिला उद्यमिता दिवस। और 19 नवंबर को ही इंदिरा गांधी जी की जयंती भी मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडियन नेशनल आर्मी INA संगठित की? वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर बोस। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बिहार। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठ अधिकार नियम को कब समाप्त कर दिया था? 1956 में, 1946 में, 1960 में और 1950 में। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1956। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों द्वारा व्यापारिक हितों को साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? 1934 में, 1920 में, 1909 में और 1945 में। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1920। 1920 में भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुतीर्थ मुखर्जी एक डैश है? गोल्फर, बैडमिंटन खिलाड़ी, तैराक और टेबल टेनिस। तो जो सुतीर्थ मुखर्जी है इनका टेबल टेनिस से संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? लूनी, चंबल, झेलम, सोन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाभिमान आंदोलन द्वारा किसके द्वारा चलाया गया था? स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर, रामास्वामी नायकर, राजा राममोहन राय। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा क्या? रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर के द्वारा ही स्वाभिमान आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? अनंत वासुदेव मंदिर, गुंडिचा मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, कंदरिया मंजुनाथ मंदिर। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कंदरिया महादेव मंदिर। ये मंजुनाथ मंदिर नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर ही शिव को समर्पित है, जो कि मंगलूर में स्थित है। यस बैंक के संस्थापक कौन है? राहुल कुमार, राजेश कपूर, राणा कपूर और प्रशांत कुमार। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा राणा कपूर। राणा कपूर जो है वो यस बैंक के संस्थापक हैं। बैंकों के CEO
संस्थापक और कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों के सीईओ और संस्थापक आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को भी रखा गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें कि जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वो हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन एक भी नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले समय में हम अपने साइड से भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सीरीज लेके आएंगे आपके साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। लार में सिलेबरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च में सरल शर्करा को विघटित करता है। भोजन ग्रासनील इम्फोगेस के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा को पूर्ण पाचन में छोटी आंत ही होती है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है ये हमको बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी इनमें से गलत है। बाकी की ए, सी और डी ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। इसमें ऑप्शन बी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी? शहादत खां, मार्तंड वर्मा, चिकलित खां और हैदर अली। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा शहादत खां ने स्वतंत्र अवध की नींव रखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? ये प्रश्न आपका पुराना करंट अफेयर का पूछा गया था प्रीवियस सीरीज में, तो उसको यहाँ से हटा देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता और समाजवादी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा संप्रभु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किस शासनकाल के दौरान हुआ था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत इनमें से कौन सा कर पेश किया है? प्रतिभूत लेन देन कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर और सीमा शुल्क। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वस्तु एवं सीमा कर शुल्क, जीएसटी। भारत ने जीएसटी पेश किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सर्टिफिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड द्वारा लिखित गए। ये डायना एल्डीजी, रामचंद्र गुहा, विनोद राय, विक्रम लिमे, ये किसके द्वारा बुक लिखी गई है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र के द्वारा ये बुक लिखी गई है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सर्टिफिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन माइंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में सब्जियों और फूलों के लिए इंडो डच सेंटर एक्सीलेंसी सीईओ किस राज्य में खोला गया है? ये आपका करंट का क्वेश्चन तो पुराना है, लेकिन ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है, जो कि इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे खोला गया था? गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, केरल। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा केरल। इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी ये केरल में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, मलेरिया, हैजा और रेबीज। तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाद संबंधी अभिग्रह मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? आंख, नाक, त्वचा, जीभ। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जीभ। स्वाद जो है वो जीभ के द्वारा ही किया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। बैल, खेत, खेती औजार और पूर्वजों की। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो बैल की पूजा करके ही पोला त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली महिला न्यायाधीश शामिल नहीं है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस बीबी नगरत्न और हेमा कोहली। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो होगा जस्टिस इंदिरा बनर्जी। ये ऐसी महिला नहीं है, बाकी की जो तीनों महिलाएं इन्होंने 2021 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केटिंग की एक पहल है। इंडियन गोल्ड कनेक्शन,
ग्रीन वुड कलेक्शन, ग्रीन गोल्ड कलेक्शन और इंडियन बम्बू कलेक्शन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ग्रीन गोल्ड कनेक्शन। ये बांस उत्पादों को प्रतिष्ठित करने के लिए एक मिशन चलाया गया है गवर्नमेंट के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष 1894 में डैश में किया गया था? ओस्लो, लंदन, पेरिस, स्टॉकहोम। तो ये प्रथम ओलंपिक जो है वो किस वर्ष कहाँ पे 1894 में किए गए थे? तो जो प्रथम ओलंपिक 1894 में हुए थे ये कहाँ पे किए गए थे? तो ये पेरिस में किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी, प्रशासनिक अधिकरण से, सर्वोच्च न्यायालय से और चुनाव आयोग से। तो प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भारत के महान्यायवादी से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए डैश एक जोखिम प्रबंधक रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति को लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। बचाव व्यवस्था, संपार्श्विक मापनीयता और ऋण परिशोधन। इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और इस प्रश्न से संबंधित आपको जितनी भी जानकारी पता हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।